जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सीटीईटी का एग्ज़ाम आ चुका है और सीटीईटी के एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण और एमपी टेट का एग्ज़ाम भी आपका सितंबर को होना है, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। और आज हम कल तक हमने 60 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी, आज हम 60 के आगे के प्रश्नों पर चर्चा पुनः करने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है नीली क्रांति, आपको बताना है नीली क्रांति किससे संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 60 जल्दी से बताएं। तो कल हमने पढ़ लिया था, 60 प्रश्न यहां तक हमने पढ़ लिए थे और आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया था कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, यानी कि है ना, नीली क्रांति जो संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है आपका पीसी कल्चर संबंधित है। पीसी कल्चर, आपको पीसी कल्चर बताना है। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग, पीसी कल्चर किससे संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 61 का उत्तर। तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, पीसी कल्चर जो संबंधित है वो मछली पालन से संबंधित है, ठीक है, मछली पालन। पीसी कल्चर संबंधित है मछली पालन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। लावा निकलता है जो ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी आपको पता होगा, और ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, इस लावा द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 62 का आंसर। तो आपको बिल्कुल सही आंसर होगा काली मिट्टी का, ठीक है, काली मिट्टी। अब आपको बताना है काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो किसके कारण होता है। सभी लोगों को यह भी पता होनी चाहिए। और लावा द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होता है उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। पृथ्वी का अपमार्जक बताना है हमें। अनिल कुमार जी, है ना, सोनल जी, रितेश जी, पूजा जी, सभी लोगों को आंसर बताना है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। पृथ्वी का अपमार्जक, अमरीश जी, हाँ बिल्कुल, आयरन के कारण, आयरन के कारण जो काली मिट्टी है उसका रंग काला होता है, ठीक है, काय के कारण होता है, आयरन के कारण, ठीक है। और पृथ्वी का अपमार्जक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, जीवाणु और कवक को, क्योंकि जो जीवाणु और कवक होते हैं वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको मिट्टी में मिला देते हैं ना, तो इस प्रकार से अपमार्जक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 64 का आंसर आपको बताना है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां पर स्थित है, तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है, नागपुर में। कहां पर है, अभियांत्रिकी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहां पर है, एक क्वेश्चन भी आपको कमेंट में लिखना है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहां पर है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है, तो जल्दी से बताएं। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है। देहरादून में कहा कौन सा है, वन अनुसंधान संस्थान। अगर कभी पूछा जाए, अभी तक आपको पता होनी चाहिए कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है, हाँ वो कहाँ पर है, देहरादून में है। और राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है, नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है, तो वो नागपुर में है, ठीक है। तो वन अनुसंधान संस्थान याद रख लेना है, वो देहरादून में है। हमेशा आप गलत करके कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। अब आपको बताना है दोस्तों, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना, ये चीज आपको बतानी है। आपका ये प्रश्न है ना। और कल हमने पढ़ा था कि जल प्रदूषण से होने वाली विभिन्न बीमारियों के नाम पढ़े थे, टाइफाइड, हैजा, है ना, ऐसे नाम हमने पढ़ लिए थे कल। लेकिन ये जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बता रहे हैं, ये जो अधिनियम बना था वो बना था 1974 में। बिल्कुल राइट आंसर 1974।
अधिकांश लोगों ने 1974 बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, 1974 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, वर्मी कल्चर संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 66 का आंसर बताना। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, बनना चाहिए आपसे। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्मी कल्चर संबंधित है किससे, बिल्कुल राइट आंसर केंचुआ से संबंधित, केंचुआ उत्पादन, केंचुआ का उत्पादन से संबंधित है वर्मी कल्चर। ठीक है, वर्मी कल्चर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, झीलों का देश किसे कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 67 का आंसर, झीलों का देश किसे कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर आया है फिनलैंड। फिनलैंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसानों का देश समुद्र की रानी किस देश को कहा जाता है। किसानों का देश समुद्र की रानी किस देश को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 68 का आंसर हमें बताना है। किसानों का देश और समुद्र की रानी किस देश को कहा जाता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों फ्रांस। फ्रांस बिल्कुल सही बताया है रवि पागरे जी ने, फ्रांस बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, फ्रांस को किसानों का देश भी कहा जाता है और समुद्र की रानी भी कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या है, पेरिस। ठीक है, और इस सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस। वनों का देश किसे कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 69 आपको बताना है, वनों का देश किसे कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को, किसानों का देश कहा जाता है फ्रांस को, लेकिन वनों का देश किसे कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 69 आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कांगो। कांगो बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, उजाला जी वेरी गुड, नाइस। पूजा शर्मा जी, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। कांगो को कहा जाता है वनों का देश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एलपीजी गैस। एलपीजी गैस रिसाव पता करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। एलपीजी गैस जो होती है ना, घरेलू खाना बनाने में जिसका उपयोग किया जाता है, इसका रिसाव पता करने के लिए इसमें मिलाया क्या जाता है, ये हमें बताना है। 70 का आंसर। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर आया आपका, एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है इसमें, जिसमें से क्या आनी चालू होती है ना, दुर्गंध जो आती है इसकी, उससे पता चलता है कि इस गैस का क्या हो रहा है, रिसाव हो रहा है। बिल्कुल, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। 71 का आंसर बताना है आपको। बायोगैस का मुख्य जो घटक माना जाता है वो कौन सा माना जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, मीथेन को। मीथेन को बायोगैस का मुख्य घटक माना जाता है। अनिल कुमार जी, है ना, बिल्कुल राइट आंसर, मीथेन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है यहां पर। हमने पढ़ लिया झीलों का देश कहा जाता फिनलैंड को, किसानों का देश कहा जाता है फ्रांस को, वनों का देश कहा जाता है कांगो को। ठीक है, इसी प्रकार से प्यासी भूमि का देश भी आपको बताना है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और सबसे छोटा महाद्वीप भी कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ये चीज भी सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया। पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 73 का आंसर हमें बताना है। पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे।
तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों दक्षिण अमेरिका। ठीक है, बिल्कुल सही सोनल जी, बिल्कुल राइट आंसर है रवि जी। दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है पक्षियों का देश। ठीक है, पक्षियों का देश दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखो, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? चीनी का कटोरा, सभी लोग बताएंगे चीनी का कटोरा। अधिकांश लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं चीनी का कटोरा। जो इस वन लाइनर जो प्रश्न हैं इनमें से बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, बहुत अच्छे जो क्वेश्चन उत्तर बताते हैं, निश्चित ही उनकी तैयारी बहुत अच्छी है ना। तो चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो बिल्कुल लगभग सभी लोगों ने सही उत्तर बताया है क्यूबा, और कई बार पूछा गया है क्वेश्चन चीनी का कटोरा। ठीक है, क्यूबा को कहा जाता है क्यूबा। अगला क्वेश्चन देख लो, पोमोलॉजी संबंधित है, किससे संबंधित है? पोमोलॉजी 75 का आंसर बताना है हमें। पोमोलॉजी किससे संबंधित है? तो आपका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो है फल उत्पादन से। किससे संबंधित है? फलों का उत्पादन। वेरी गुड रवि जी, पोमोलॉजी संबंधित है फलों के उत्पादन से। ठीक है, फल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आपको बताना है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार हमें बताना है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है पामीर का पठार। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। ठीक है, पामीर का पठार बिल्कुल राइट आंसर, पामीर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आपको, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? 77 बताना है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं और विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, ये सभी बताना है सभी को। 2 क्वेश्चन है आपके सामने। विश्व में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग जी। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो क्या हैं? विश्व हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और भारत की जब बात आती है तो MS स्वामीनाथन साहब। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर बताया। भारत में हरित क्रांति के MS स्वामीनाथन साहब। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? जल्दी से बताएं, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? प्रश्न क्रमांक 78। बहुत बढ़िया, गेहूं पर, गेहूं की फसल पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, ककड़ी किस प्रकार की फसल मानी जाती है? 79 की बताना है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, ये क्वेश्चन भी सभी लोगों को बताना है। साथ ही ककड़ी किस प्रकार की फसल है? आपने पढ़ी होंगी, खरीफ की फसल पढ़ी होगी, आपने रबी की पढ़ी होगी, जायद की फसलें पढ़ी होंगी, लेकिन यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि ककड़ी किस प्रकार की फसल मानी जाती है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा जायद। जायद की फसल मानी जाती है। ठीक है, जायद आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? प्रश्न क्रमांक 80 का आंसर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत आपको बतानी है कब हुई। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1966-67। 66-67। ठीक है, 1966-67 में आपकी ये शुरुआत हुई है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है? जल्दी से बताएं।
हाँ, सबसे पहले पंजाब में स्टार्ट हुई थी, लेकिन आपको यहां पर बताना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सूर्य ग्रहण। पृथ्वी और सूर्य के बीच अगर चंद्रमा आ जाता है तब कहलाता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण। एक क्वेश्चन यहां से आपका बनता ही है सीटीईटी क्वेश्चन में, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। भूकंप मापन की इकाई क्या है? प्रश्न क्रमांक 82 का आंसर, भूकंप मापन की इकाई क्या है? प्रश्न क्रमांक 82 का आंसर हमें बताना है, भूकंप मापन की इकाई। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल आपका बिल्कुल सही है, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिक्टर स्केल इकाई पूछा गया है, यंत्र नहीं पूछा गया है ना, यहां पर इकाई है तो वो रिक्टर स्केल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी आपको बताना है, प्रश्न क्रमांक 83 का आंसर। एक किस भाषा का शब्द माना जाता है सुनामी? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जापानी। ठीक है, जापानी शब्द माना जाता है सुनामी, जापानी। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, सुनामी जापानी शब्द है। अगला क्वेश्चन है गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? आप लोग देखते होंगे गिद्ध, बड़े बड़े जो पक्षी होते हैं गिद्ध, है ना, ये गिद्ध संरक्षण परियोजना शुरू की गई, तो ये कब की गई? प्रश्न क्रमांक 84। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 2006। कब की गई? 2006 में। बिल्कुल राइट आंसर है सोनल जी, बहुत बढ़िया। उजाला रवि जी 2006 में एक गिद्ध संरक्षण योजना शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन देख लो, शांत घाटी स्थित है, ये तो कई बार पूछा गया है, सभी को पता भी है, साइलेंट वैली है शांत घाटी, है ना। ये कहां पर स्थित है शांत घाटी? शांत घाटी आपको बतानी है और आपका बिल्कुल सही आंसर है केरल। ठीक है, केरल आपका बिल्कुल सही होगा, केरल सही है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है ना। हमने पढ़ा था राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो जैव विविधता दिवस मनाते हैं वो 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय अगर आपसे पूछा गया है तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? चेन्नई। याद रख लेना, कहां पर है? चेन्नई में है जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखो, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? बिल्कुल सरल आंसर है, 87 का आंसर बताना है आपको, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा केंचुआ, है ना। सभी को पता है कि केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है और केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है ना, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में केंचुआ का पालन किया जाता है, केंचुआ उत्पादन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी आपको बताना है, और हमने पढ़ा था कि किसानों का देश, किसानों के मित्र कहे जाते हैं केंचुआ, और किसानों का देश कहा जाता है फ्रांस को। ठीक है, फ्रांस किसानों का देश। और भारतीय पारिस्थितिकी का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है दोस्तों प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा आपका सही हो जाएगा। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है रामदेव मिश्रा साहब को। ठीक है, भारतीय पारिस्थितिकी का पूछा गया यहां पर। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पारिस्थितिकी शब्द का बताना है आपको, सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वो किसने किया? बिल्कुल सही आंसर है, अर्नेस्ट हैकेल साहब ने किया है। ठीक है,
पारिस्थितिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो अर्नेस्ट हैकेल, है ना। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं। टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप के नीचे लिंक दी गई है, आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। 10% नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? आपको पता है कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो कितना होता है? 10% होता है। और 10% जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ये जो नियम दिया है वो किस वैज्ञानिक ने दिया है? ये हमें यहां पर बताना है। प्रश्न क्रमांक 90 का आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लिंडमैन साहब ने दिया है। 10% नियम किसने दिया? लिंडमैन साहब ने। लिंडमैन आपका बिल्कुल सही है। अगला है उर्मिल घास का मैदान स्थित है कहां पर? 91 का आंसर बताना है हमें। उर्मिल घास का मैदान कहां पर स्थित है? 8 बजे आपकी क्लास होगी जेल प्रहरी। जेल प्रहरी में हिंदी के ओल्ड पेपर हम कर रहे हैं, तो जो भी जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो 8 बजे आ जाना हिंदी के लिए, ठीक है। और आपका उर्मिल घास का जो मैदान है वो कहां पर है? कर्नाटक में। उर्मिल याद रख लेना, एक घास का मैदान है और एक कर्नाटक में स्थित है उर्मिल घास का मैदान। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई? 92 का आंसर। हंगुल परियोजना की जो शुरुआत हुई वो कब हुई है? आपका अध्ययन में आपके सारे कमेंट देख रहा हूं, सब लोगों के कमेंट देख रहा हूं, है ना। आप लोगों का अध्ययन बहुत बढ़िया है कि आप वन लाइनर क्वेश्चन के भी उत्तर लिख करके बता रहे हैं। मतलब आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि ऑप्शन वाले में तो हर कोई बता देता है, कोई भी बता देता है, तुक्का मार देता, कुछ भी होता है। लेकिन जब आप वन लाइनर प्रश्नों को हल